चलिए, अभी की जो क्लास है, इस क्लास में बोर्ड परीक्षा में जो भी बच्चे इस बार देने वाले हो एग्जाम, उसमें जो भी क्वेश्चन मोस्ट है उन सभी प्रश्नों को एक संक्षिप्त रूप में सारा का आंसर क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, खाली ध्यान से सुनते रहना। प्रकाश का परावर्तन, एक नोट्स मुझे दे दो क्वेश्चन वाला ताकि ध्यान रहेगा। प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है भारतीय भवन में, लेकिन अगर एनसीईआरटी को आप देखिए तो परावर्तन और अपवर्तन पहला चैप्टर आता है। तो खैर हम एनसीईआरटी की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन उसी से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन, आपको पता है किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आती है और किसी वस्तु पर पड़ती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई दिक्कत है ना? चलिए, जो प्रकाश आती है या किसी बिंदु पर आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं और पुनः उसी माध्यम में लौटकर जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल रहे? और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। कोई दिक्कत? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को दर्शाते हैं आई से। यह जो परावर्तित किरण है और यह जो अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनेगा उसको कहते हैं परावर्तन कोण और इसको दर्शाते हैं आर। क्या कोई दिक्कत किसी को समझने नहीं ना? चलिए, अब आता है पहला क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। दूसरा है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन का जब परिभाषा दीजिएगा तो उसके नीचे में ये फिगर बनाना जरूरी होगा, और फिगर बनाने में ध्यान रखिएगा नाम लिखना जरूरी है। इसको क्या लिखिएगा? आपतित किरण। इसको क्या लिखिएगा? परावर्तित। इसको क्या लिखिएगा? अभिलंब। आपतन कोण, परावर्तन कोण, और इस बिंदु को आपतन बिंदु, और ये हो जाएगा परावर्तक सतह। क्या पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा? दूसरा देखिए, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम। नियम पूछेगा तो परिभाषा लिखना जरूरी नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम है। पहला नियम में लिखिएगा, क्या लिखिएगा? याद रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, बिंदु पर होता है, सतह में, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा नियम लिखिएगा, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R के बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। और ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा? चलिए तीसरा पे आते हैं। तीसरा पे है अपसारी, समानांतर तथा अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते? याद करिए, अपसारी में क्या होता था? एक बिंदु, यही था ना अपसारी में। और समानांतर में क्या था? और अभिसारी में? चलिए ध्यान दीजिए, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलते जाते हैं, अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर समानांतर दिशा में आगे की ओर बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। और वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण अनंत से आती है, कहां से आती है? और किसी बिंदु पर मिलती है, तो यह कहलाती है अभिसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत? चलिए तीसरा हो गया। चौथा में आइए, दर्पण क्या है? कथी द्वारे? दर्पण। किसी भी दर्पण क्या है? दर्पण किसका बना होता है? दर्पण कांच का बना होता है, और वह क्या करता है? प्रकाश के परावर्तन के नियमों का काम करता है, या प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, वही ना दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो दर्पण क्या लिखिएगा? कांच का बना वह भाग जो जो जिसका एक भाग रंगा होता है और दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, ये नहीं कह सकते हो। या प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह एक निश्चित सिद्धांत पर परावर्तन होता है, तो कहिएगा
कांच का बना वह पृष्ठीय भाग जिसका एक भाग कलरफुल होता है, मतलब कलर किया रहता है, और दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, वह क्या कहलाता है? दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखो वैसे हम पढ़ाने के लिए आपको पढ़ाएं क्या? गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार, यही ना बताएं आपको, तो ध्यान रखिएगा। दर्पण क्या है, समझ में आ गया? चलिए, दर्पण का पहला होता है समतल दर्पण। कौन दर्पण बोल रहे? और दूसरा कौन होता है? गोलीय दर्पण। यानी दर्पण का भाग होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम के दृष्टि से कहिएगा तो उत्तल दर्पण लोग अवतल दर्पण समझता है, जो कि किसका प्रकार है? गोलीय दर्पण का। उत्तल और अवतल। कोई दिक्कत समझ किसी को? चलिए अब देखिएगा, यह जो गोलीय दर्पण है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, उसे समतल दर्पण कहेंगे। और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का बहुत सारा विशेषता है, और आपके घर में जो लगा हुआ दर्पण है जिससे आप परिणाम में मुंह देखते हो, वह समतल दर्पण है। क्वेश्चन भी आता है समतल दर्पण की विशेषता को लिखे, शायद कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिए होंगे। समतल दर्पण की विशेषता को लिखे, ठीक है? उसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर है। चलिए, तो समतल दर्पण में पढ़ने वाले प्रतिबिंब यहीं पर समझ लीजिए उसका आंसर। आईना में मुंह देखते हो तो क्या होता है? जितना वो वस्तु का आकार है उतना ही प्रतिबिंब का आकार बनता है, पहला विशेषता। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन प्रतिबिंब बोल रहे? आभासी प्रतिबिंब, 2 हो गया। तीसरा, दर्पण से जितना आगे वस्तु रखा रहेगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे की ओर बढ़े, 3 हो गया। चौथा, प्रतिबिंब जो होगा वो पार्श्विक रूप से उल्टा, नाक वाला इधर पड़ेगा तो उसमें क्या दिखेगा? इधर वाला दिख रहा है, ठीक है? और प्रतिबिंब वस्तु का सीधा बनता है, ऐसा नहीं कि मुंडी ऊपर है तो मुंडी नीचा दिखाएगा। 5 विशेषता लिख सकते हो, कोई दिक्कत? समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, कौन बोले, तो यह उसी पथ पर वापस लौट जाती है, जिस पथ से वो आती है ना, उसी पथ पर वह वापस लौट जाती है। तो समतल दर्पण पर पड़ने वाली जो लंबवत किरण है, वह उसी पथ पर क्या होती है? वापस लौट जाती है। यह क्या हो गया? समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब। 8वां क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? गोलियां माइए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका अंदर का सतह क्या होता है? रंगा होता है, और प्रकाश का परावर्तन कहां से होता है? बाहर से होता है। समझ में आ गया? और अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण बाहर से रंगा होता है। कहां से बुआ रे? और प्रकाश का परावर्तन कहां से होता है? अंदर से होता है। बातें समझ में आई? तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग जिसका भीतरी भाग से रंगा हो और प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल जिसका बाहरी भाग रंगा हो और प्रकाश का परावर्तन भीतर की सतह से हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। हो गया? अब अंतर पूछेगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताइए। तो आप कहिएगा पहला अंतर, क्या कहिएगा पहला अंतर? उत्तल दर्पण में अंदर की भाग रंगी होती है और अवतल दर्पण में बाहर की भाग रंगी। पहला समझ में आ गया? उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है, लेकिन अवतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन अंदर सतह से होता है। कोई दिक्कत? तीसरा कहिएगा, तीसरा, उत्तल दर्पण का याद करिए फोकस दूरी। कौन दूरी बोले? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किसमें होता था? प्लस, याद कर लो। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस। जखनी एफ प्लस होगा तो इसका क्या कहते हैं, ये वक्ता त्रिज्या भी किसमें होगा? प्लस में। और उसका क्या होगा? वक्ता त्रिज्या माइनस। क्या अंतर हो गया? 4। 5वां देख लीजिए, अवतल दर्पण का एम किसमें होता है? मतलब आवर्धन ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण का आवर्धन धनात्मक होती है। 4 हो गया। 5वां कहिएगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा और नहीं तो बराबर। वस्तु से छोटा बनेगा, तब ना आप वाहन के साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल का करते हैं ना उपयोग। वाहन के साइड में किसका करते हैं बड़े? उत्तल का। तो उत्तल बताओ बड़का बड़का ट्रक को कितना देखता है? छोटा करके देख लेता है। क्या हजाम आर में किसका दर्पण उपयोग होता है? अवतल का। तो छोटे छोटे दाढ़ी को क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा नहीं तो बराबर। अवतल दर्पण का बड़ा नहीं तो बड़ा। कोई दिक्कत समझने में किसी को नहीं ना? चलिए, छठा हो गया। 5 अंतर लिखना ही है।
लिख दोगे ना 5 को आंसर, कोई दिक्कत होने किसी को। उत्तल अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या लिख दीजिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग क्वेश्चन आता है साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, किसके रूप में बोले, साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, आपको पता है 3 कारण से उसका उपयोग करते हैं साइड मिरर। पहला करते हैं कि वह वस्तु के आकार का क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब आपके पीछे में वाहन बड़ा बड़ा आता है, तो वैसा ही दर्पण हम अपने सामने लगाएंगे ना, जो बड़ा बड़ा वाहन को क्या करेगा, छोटा, तब ना जितना भी पीछे में दर्पण है सबको हम, सॉरी जितना भी पीछे में वस्तु है सबको हम देख पाएंगे। तो पहला कारण होता है कि उत्तल दर्पण वस्तु से क्या बनाता है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा इसका कारण क्या है कि वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा कहूं तो ये समझिए कि रोड अगर नीचे में है तो वह रोड ऊपर नहीं दिखाएगा, समझ में आ गया ना, वह रोड नीचे दिखाएगा, तब ना आपको फील होगा कि वो गाड़ी नीचे से आ रहा है। ऊपर से देखिएगा तो क्या लगेगा, गाड़ी ऊपर से आ रहा है, मतलब हमारा ऊपर से गाड़ी जाएगा, तब तो एक्सीडेंट ही कर जाओगे। तो यही 2 रीजन से हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन इसका आंसर लिखा भी चुके हैं कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। तो निम्नलिखित कारण से उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला कारण क्या, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब का बनना, और उसको डील कर दीजिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े बड़े वस्तुओं को बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे वाहन के पीछे जो भी गाड़ियां आती है वो छोटे से दर्पण में सभी वस्तुएं दिखाई देती है, और लोग स्पष्ट रूप से उस वस्तु को देख पाते हैं, ताकि उसको आगे का साइड भी मिल सकता है, पहला कारण। दूसरा, क्योंकि यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इससे क्या होता है कि अगर कोई वस्तु पीछे में है तो वो हमको डायरेक्ट रूप से दिखती है कि वो वस्तु हमारे पीछे से आ रही है। अगर वह उल्टा प्रतिबिंब बनाती है तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वह वस्तु कहां से जा रही है, ऊपर से जा रही है, तो हम लोग इसी में एक्सीडेंट कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन क्या नंबर था, 7 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म कर दिया आपको अभी अभी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी खत्म किए हैं। 4 नंबर भी खत्म कर दिए, 7 नंबर भी खत्म कर दिए, 8 नंबर भी खत्म कर, 5 भी खत्म कर दिए। 5 में क्या है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। 6 में क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग बता दीजिएगा ना। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, हजामती कार्य में, चिकित्सा कार्य में, सौर भट्टी में, क्या गाड़ी के हेडलाइट में कर सकते हो, ये 4 को बता दिए। उत्तल दर्पण क्या कहिएगा, साइड मिरर में पहला। दूसरा क्या कहिएगा, पश्चिम भाग, वही हुआ पीछे देखने में ही, लेजर लाइट के निर्माण में, लिख दीजिएगा, दो उपयोग। चलिए ये हो गया। अब है, चलिए ध्यान दीजिएगा बउआ रे, यह था कौन दर्पण, उत्तल दर्पण, और यह था अवतल दर्पण। जब मुख्य अक्ष के समानांतर, इसको मुख्य अक्ष में बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आती है और दर्पण से परावर्तन हो जाती है, तो परावर्तन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो किरण है यह किसी बिंदु से आ रही, प्रतीत होता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं कथी, फोकस। क्या कहते हैं बोरे, फोकस, याद करिए। और इसमें देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है, दर्पण से टकराती है, और टकराने के बाद कैसा फील होता है, देखो इसका फिगर उल्टा बना हुआ है, आप समझ जाओगे। ठीक है, इसका फिगर एक्चुअली में ऐसा रहता है उत्तल का। ठीक है, आप समझ में आया, दोनों में एक ही तरफ से किरण बढ़ा होगा। तो कहिएगा मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश किरण आती है और दर्पण से क्या होती है, परावर्तन होती है, तो परावर्तन होने के बाद वह मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर गुजरती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस, दर्पण का फोकस। अब दर्पण का फोकस अगर वास्तव में मिलती है तो अवतल दर्पण का फोकस, अगर आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण का। क्या दर्पण का फोकस पूछे तो बता दीजिएगा दोनों परिभाषा, फिगर भी आप डील कर सकते हो आराम से। ठीक है, इसी में है यही परिभाषा सेम टू सेम है प्रतिबिंब का, याद है किसी को, प्रतिबिंब का था मुख्य अक्ष की, याद मुख्य अक्ष के साथ उसमें देखिए किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, इसमें है मुख्य अक्ष के समानांतर, उसमें ऐसा नहीं कहिएगा, उसमें कहिएगा किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के वास्तव में किसी बिंदु से मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है।
तो इसी बिंदु से तो क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, आभासी और वास्तविक। आप याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल। और वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल। आपको नहीं पता है, ये आभासी बनाता है, ये वास्तविक। और जखनी आभासी होगा तो फिक्स है, वो क्या होगा, और जखनी वास्तविक होगा तो उल्टा। तो दोगो अंतर तो यही पे हो गया, समझ में आ गया ना, दर्पण में अंतर जो बता रहे थे आपको। ठीक है, तो चलिए, तो कहिएगा अगर आभासी प्रतिबिंब पूछेगा तो याद रखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु से क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु से वास्तव में मिलती है तो वह कहलाती है वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। बाबा समझ में आ गया। आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से क्या अंतर हो गया, 3 हो गया ना। चौथा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वास्तविक को कर सकते हैं और आभासी को नहीं कर सकते क्योंकि प्रतीत होता है ना वो। ठीक है, क्या अंतर हो गया, 4 गो। पांचवा अंतर कहिएगा, आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है। क्या गो हो गया, 6 गो। सतमा कह दीजिएगा आप, उत्तल लेंस कौन प्रतिबिंब बनाता है, याद करिए, इसमें अवतल तो उसमें उत्तल। उत्तल लेंस वास्तविक बनाता है और अवतल लेंस आभासी। आठवां कहिएगा, आंखों पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक न होता है वो। ठीक है ना, लेकिन आभासी किसमें होता है, एक याद है फोटोग्राफर कैमरा वाला, फोटोग्राफर कैमरा में कौन दर्पण लगा होता है, अवतल लगा होता है। फोटोग्राफर कैमरा में भी उत्तल ही लगा होता है, जो मानव नेत्र में आपको पढ़ाएंगे। लेंस लगा होता है दर्पण में, कौन लगाता है बारे, लेंस। ठीक है ना, खैर वो क्वेश्चन नहीं है, क्या ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में 8 गो अंतर बता दें। क्वेश्चन क्लियर, 9 नंबर बन जाएगा ना अब। चलिए 10वां है, दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं, बता दीजिएगा। दर्पण के फोकस किससे दर्शाते हैं, एफ से। किससे बोले, एफ से। अच्छा आपको पता है फोकस होगा और दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। और लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशक केंद्र। तो दर्पण का मध्य बिंदु हो गया ध्रुव, और जितना भी दूरी होता है सब कहां से लेते हैं, ध्रुव से। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ठीक है ना। और जहां पर वस्तु रखा होगा, मान लो वस्तु यहीं पर रखा है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को यू से, ध्रुव से अगर पहले प्रतिबिंब यहां बना तो प्रतिबिंब यहां ना बना, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब दूरी। और इसको किस तरह से दर्शाते हैं, भी से। और यही तीनों को अगर बात कर दिया जाए, जैसे वस्तु दूरी को किस से, प्रतिबिंब दूरी को, फोकस दूरी को, और इसी के संबंध को हम कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं बारे, दर्पण सूत्र क्या है, याद रखिएगा, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के संबंध को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। आप दर्पण सूत्र का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, प्लस होगा तो दर्पण, माइनस होगा तो लेंस, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आता है कि दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध। देखिए तो हम हल्का सा हेडलाइन बनाते हैं आपको। मान लो ये दर्पण हो गया, क्या हो गया बुआरे, ये दर्पण मान लिए। ठीक है, अब यह वक्रता केंद्र होगा ना, होगा वक्रता केंद्र। इस दर्पण का क्या होगा, ध्रुव। ध्रुव को पीस दर्शा दिए। अब किरण आया, यह क्या कहलाएगा, अरे मानने के लिए थोड़ा सा, अभी ने इसका अंदर का भाग रंगा था ना, प्रकाश पड़ा था बाहर से होगा, तो वो उतना मत देखिए। ठीक है, समझाने के से बता रहे। यह फोकस हो गया, यह ध्रुव हो गया, और यह वक्रता केंद्र हो गया। तो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, और उसको कहते हैं आर से। अब देखिए यहां तक एफ हुआ, पी एफ फोकस दूरी हुआ एफ, एफ सी, ये जो एफ सी है और ये जो पी एफ है, दोनों क्या होता है, बराबर। दोनों क्या होता है बारे, बराबर। अब आप ही देखिए, एगो आर में क्या गो एफ आ रहा है, 2 गो एफ आ रहा है। यही बोलते हैं वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की क्या गुनी होती है, 2 गुनी। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। या इसी को कह दो, तो आपको याद है ना, एफ बराबर आर बाय, बताए थे ना, उसमें आपको यो बताए थे क्या कहते हैं,
नहीं, इसमें बताए थे। हाँ, एफ बराबर आर बाय 2, तो फोकस दूरी जो होगा वह वक्रता त्रिज्या का क्या होगा, आधा होगा, और वक्रता त्रिज्या जो होगा वह फोकस की दोगुनी। इसी बताते रविओम सर को फाड़ दो, रविओम सर को फाड़ दो, यही ना था। या वो नहीं कहो तो तुमको रविओम सर फाड़ देंगे, वो ठीक है, रविओम सर फाड़ देंगे। ऐसे कैसे पहला वाला ठीक हो जाए, क्या कोई दिक्कत समझने में? तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बनिए जाएगा, 10 भी बनिए जाएगा। 11 में है दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, 11 बन जाएगा ना। 12 में है किरण आरेख, क्या है बुआरे, किरण आरेख, थोड़ा सा बताते हैं, इसे मिटाएंगे तब। 13 में है दर्पण सूत्र क्या है, बन जाएगा। 14 में आवर्धन पढ़ाना है। 15 में चिन्ह परिपाटी है। अच्छा चलिए अब नंबर का बताते हैं। बुआरे तुमने कहा सर एफ बराबर आर बाई क्या होता है, इसका मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए अगर वक्रता त्रिज्या किसी का दे दिया -30, ठीक है, या फोकस दूरी दे दिया किसी का 15, कुछ भी दे सकता है। अगर किसी दर्पण की नाम नहीं देगा, अगर या किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्या निकालिए, वक्रता त्रिज्या निकालिए। अगर किसी दर्पण का देगा वक्रता त्रिज्या -30 सेंटीमीटर है तो उसका क्या निकालिए, फोकस निकालिए। क्या आप निकाल सकते हो, एफ बराबर आर बाय आर का मान -30 कितना हो जाएगा, -15। इसका देख लीजिए आर बराबर 2f, तो 2 गुने एफ का मान 15, 15 दूनी। अब इसी में अगर आपको जोड़ देगा कि यह कौन सा दर्पण होगा, दोनों। आप ध्यान रखिएगा जिसका फोकस दूरी माइनस में हो वह अवतल होता है, और जिसका वक्रता त्रिज्या प्लस में हो वह उत्तल होता है। नहीं बताते, अवतल का माइनस, उत्तल का प्लस, ये चिन्ह ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, तो यह था क्वेश्चन आपके नंबर 16 और 17, 16 और 17। अब देखिए अवतल दर्पण में सत्यापित कर रहा है बराबर आर बाई 2, मोस्ट क्वेश्चन है, या दर्पण सूत्र सत्यापित करना, यह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, और इसका हम वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल चुके हैं, ठीक है ना, आप इसका वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन है छोटा छोटा सा, किरण आरेख बताना है, चिन्ह परिपाटी बताना है। पहले बता, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में। अब जिस बच्चे को याद किया हो तो खाली हमारी बात सुनना होगा, उसको कुछ ना कुछ याद आ गया हो, आप जाके याद करिएगा तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे याद करिएगा कि फिर आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे तब फिर कहिएगा सर जी फिर पढ़ाइए, तो संभव नहीं है। 3 दिन के बाद परीक्षा है, 3 दिन में आपको कितना पढ़ाएंगे बताइए, संभव है सब विषय, इसलिए शुरू में आपको देखना चाहिए था, ठीक है। चलिए आते हैं चिन्ह परिपाटी, क्या है बुआरे, देखो चिन्ह परिपाटी कुछ निर्देशांक अक्ष के जैसा होता है, समझ में आ गया ना। इसमें मूल बिंदु जो होता है उसको माना जाता है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहाँ रखा जाता है, मूल बिंदु पर, ठीक है। और इसके बाई तरफ की जो भी दूरी है सब किसमें होती है, और दाई तरफ की जो भी दूरी है उसको, ऊपर की ओर जो भी दूरी है उसको, और नीचे की ओर जो भी दूरी है वो माइनस। तो यह किसी दर्पण में बनने वाली वस्तु, प्रतिबिंब या फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, आवर्धन, इसका यह क्या निर्धारित करती है, चिन्ह, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, और यही परिपाटी या यही सतह क्या कहलाती है, चिन्ह परिपाटी। क्या, तो किसी दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब या रखने वाले वस्तु की स्थिति का निर्धारण करना क्या कहलाता है, चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना। इसमें लिख दीजिएगा मूल बिंदु पर क्या रखा जाता है, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहाँ रहता है बोले, मूल बिंदु, पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट, ध्रुव से अगर बाई तरफ की दूरी चले जाए ऋणात्मक होती है, ध्रुव से दाई तरफ जाए तो धनात्मक, ध्रुव से ऊपर की ओर जाए तो धनात्मक, और ध्रुव से नीचे की ओर जाए तो ऋणात्मक होती है। यह था चिन्ह परिपाटी, क्या था बोले, क्वेश्चन नंबर 15, चिन्ह परिपाटी क्या है, बन जाएगा ना। इसकी विशेषता भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अच्छा आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है ना, उल्टा होगा तो आप बताइए, वस्तु रखा लेगा ऊपर तो बनेगा कहाँ, तब ना उल्टा हुआ, तब वो तुम बताओ, जिसमें वस्तु नीचा बनेगा उसकी दूरी किसमें होगी, होगी ना। तो आप कहते हो इसकी दूरी, इसकी ऊंचाई किसमें होगी, प्लस। तो याद रखिएगा वस्तु की ऊंचाई अगर प्लस में है और उल्टा बन रहा है तो उसमें प्रतिबिंब ऊंचाई किसमें होगी, माइनस में, ठीक है ना। अब दूरी की बात कही जाए तो यह दूरी प्लस होगा, सॉरी यह दूरी माइनस होगा और यह दूरी किसमें होगा,
कोई दिक्कत? ये सब चिन्ह परिपाटी में समझना था। हालांकि चिन्ह परिपाटी में चिन्ह एक बार देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा कोई भी चिन्ह को लेकर, ठीक है ना। अब ये आवर्धन, आवर्धन बताए थे बुआरी, याद है? आवर्धन हम आपको ये बताए थे कि अगर कोई दर्पण है, अगर कोई, और मान लीजिए यहाँ पर ये वस्तु रख दिए और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, तो यह जो वस्तु की ऊंचाई है उसको किससे दर्शाते हैं? एच से। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से, यही ना ऊंचाई होगा, ये ऊंचाई होगा, ठीक है। आप ध्यान रखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और के बट्टा मतलब अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। क्या कहते हैं बारे? अगर आवर्धन का मान किसमें है तो आप समझ जाइए कि वह दर्पण कैसा होगा। अब दर्पण क्या होगा बारे? अवतल दर्पण। तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताती है? कि दर्पण क्या है, अर्थात यह वस्तु से कौन प्रतिबिंब बनाएगा? बड़ा। अर्थात यह क्या होगा? क्या तीनों बात ना बता सकते हो? अगर आवर्धन का मान प्लस में किसमें है तो वह कौन दर्पण होगा? वस्तु से छोटा। और कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। क्या आवर्धन समझ में आ गया? आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को भी क्या कहते हैं? आवर्धन। ये भी सही परिभाषा। अगर आवर्धन का m का मान माइनस में आ गया तो इसका मतलब कौन दर्पण है? समझिए जाओगे ना ये सब बात। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको हो गया, m बराबर एच डैश बट्टा एच, जब वस्तु की ऊंचाई दे और जब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दे। ऊंचाई देगा तो ये बता सकते हो, दूरी देगा तो ये बता सकते हो। कोई दिक्कत सुने किसी को? आवर्धन का मात्रक क्या होता है? आवर्धन का मात्रक, वह मात्रक विहीन होता है। मोस्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए आवर्धन का मात्रक क्या होता है बुआरे? मात्रक विहीन। अर्थात आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बट्टा में उसका क्या होता है? कट जाता है। कैसे कटेगा? अब देखिए, प्रतिबिंब दूरी है तो दूरी किसमें देगा मात्रक? ये भी किसमें होगा? दूरी सेंटीमीटर में होगा। अब मान लो वस्तु दूरी 5 दिया, प्रतिबिंब दूरी भी 5 ही दिया, तो सीएम से सीएम कट जाएगा ना। 5 5 कितना हो जाएगा? 1। इसीलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन क्या नंबर था बुआरे? 14 था। 14 भी क्लियर हो गया। अब कौन बच गया? 12। 12 में है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका आरेख खींचना है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका आरेख, उसके लिए हम आपको ट्रिक दिए हुए थे, याद है? उसके लिए हम क्या दिए हुए थे बारे? ट्रिक दिए थे कि चूंकि इसके लिए अवतल मोस्ट है, दर्पण के लिए कौन मोस्ट है, और लेंस के लिए उत्तल। क्योंकि इसमें अवतल में 7 गो प्रतिबिंब, तो उसमें किसमें बनता है? उत्तल में 7 गो प्रतिबिंब। समझ में आ गया ना? इसको कहते हैं अनंत। अनंत से कम क्या होता है? वक्रता केंद्र, और उससे कम फोकस। यही ना होता है? फोकस हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अनंत। याद करिए, बताए थे 1 2 3 4 5 6, दर्पण के ध्रुव 7। ठीक है, इधर से बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए बताए थे इसमें तनिगो से स्टार्ट करते चलना, धीरे धीरे नंबर करते चलना, और ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। ठीक है ना? बताए थे। ये भी कहते कि 3 वाला क्या होता है? ठीक है, ये भी कहे थे वाउ और आशी। ये नहीं बताए थे? वास्तविक होगा तो उल्टा, आभासी होगा तो सीधा। ये सब बता चुके हैं। चलिए आप देखिएगा गौर से, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? 1 नंबर अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस। बताए थे ना? और तो वस्तु कहाँ रखे बता दिए, प्रतिबिंब कहाँ रखे बता दिए। अब होगा वास्तविक की आभासी, सीधा की उल्टा, बड़ा की छोटा। यही सब बताना सबके बारे में। चलिए ध्यान रखिए, ये था 1 नंबर ना, तो 1 नंबर से मिलान कर दिए। वस्तु होगा वस्तु होगा अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस। क्योंकि 3 वाला बराबर होता, इससे छोटे न हो गया, तो यह वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन प्रतिबिंब बनाएगा बोले? अब चूंकि रेखा से नीचे है तो यह क्या बनाएगा? उल्टा। क्या बनाएगा? और जखनी ये उल्टा होगा तो क्या बनाएगा? तो यह वास्तविक बनाएगा।
क्या इसी में सब बता दोगे ना? जब वस्तु को दर्पण और फोकस के बीच रखी जाती है, 6 नंबर, तो वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। और यह प्रतिबिंब 3 से छोटा है ना, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, क्योंकि यह रेखा से ऊपर है, इसीलिए वो क्या बनाएगी? आभासी। आभासी कहूं तो सीधे, आभासी और सीधे बनाएगा ना। क्या तो ये बता दोगे ना? अब होता है कि इसका आरेख खींचना। क्या खींचना है वो? आरेख। आरेख खींचना। भाषा तो लिख दोगे आप लोग। भाषा में जैसे मानो कि कहेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका आरेख खींचना, तब लिखिएगा जब वस्तु अनंत पर हो, बोल्ड पेन उसमें डील कीजिए। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसमें बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति निम्नलिखित है। ठीक है, उसमें लिखिएगा पहला में प्रतिबिंब बनेगा कथी? वास्तविक। क्या बनेगा बोले? वास्तविक। वस्तु का आकार क्या होगा? छोटा, प्रतिबिंब छोटा बनाएगा, वस्तु बड़ा हो जाएगा। था तीसरा बनाइएगा यह प्रतिबिंब उल्टा बनेगी। चौथा पॉइंट कीजिएगा यह प्रतिबिंब वास्तविक होगी। लिख सकते हो पॉइंट देखे। तब नीचे में करना किरण आरेख। क्या करना है? किरण आरेख। किरण आरेख में ध्यान दीजिए। किरण आरेख में क्या ध्यान देना है मैं आपको बता दूं। आरेख कटर पेंसिल से बनाना पड़ता है। किससे बोले? कटर पेंसिल से। देखिए अब तो दर्पण है ना, मान लीजिए यह क्या होगा? दर्पण का ध्रुव P, ये हो गया फोकस दूरी F, वक्ता केंद्र C, अनंत हो गया, अनंत हो गया। इधर बना लो आराम से। ये हो गया फोकस दूरी, ये क्या हो गया? वक्ता केंद्र, और ये क्या हो गया? सॉरी, अनंत। यही ना होता है। चलिए, अगर वस्तु को आप रखिएगा कहाँ? फोकस पर बना, अच्छा अनंत पर। वस्तु कहाँ रखे बारे? इसका नाम दे दीजिए ए और, चलिए ये वस्तु हो गया ए और बी। पता है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब फोकस पर बना दिए। अच्छा फोकस पर बनेगा तो बताओ छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? तो छोटे ने तो ना बनाएगा फिगर। ठीक है, तो यह हो जाएगा ए डैश और बी डैश। हो गया। चलिए आप ध्यान दीजिए, एगो रेखा किधर खींचना? सीधा, और इसको गुजारना है जहां पे इसका बिंदु है। गुजार दिए। दूसरा को ध्रुव से लीजिए। कहां से लीजिए बॉडे? और ध्रुव से ऐसे गुजारिए जो दोनों कट जाए, और जहां पे कटेगा वो प्रतिबिंब वहीं पर बने। इसमें ये सिंबल दे दीजिए ताकि रेखा इधर से इधर जा रहा। समझ में आ गया? यही बन गया आरेख। आप कहीं भी प्रतिबिंब बनाओ तो ध्यान रखना, एक समानांतर लेके गुजार लेना। अब आगे प्रतिबिंब बनेगा, अब आगे बनेगा तो आगे इसको ऐसे मिलाओ कि ये आदमी आगे कहीं ना कहीं काटेगा, तो ये जितना आगे बढ़ेगा वो प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा ना। पता है ना आपको? आप फिर एगो को लीजिए कहाँ? इसके मुख ध्रुव से, और ध्रुव से दोनों को जहां पर काटिएगा प्रतिबिंब वहीं पे बनाएगा। बनेगा किरण आरेख? उत्तर का तो दोनों को बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए आरेख ये समझ में आ गया। और ये था क्वेश्चन नंबर कितना? 12। इस प्रकार फिजिक्स का पहला पार्ट क्या हो गया? समाप्त। पहला पार्ट का ऑल टू ऑल क्वेश्चन क्या कर दिया? क्लियर। अब जिसको पहला पार्ट समझ में आ जाएगा वो दूसरा पार्ट में तनिया ध्यान देगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को?